नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं हाल ही में हुए टेस्ट की लेवल फर्स्ट में हिंदी से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में। निम्न में से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विशेषण विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आर्थिक विषमता, यहां पर आर्थिक कैसी है, विषमता है, तो आर्थिक यहां विशेषण शब्द माना जाएगा। ठीक है। लाखों लोग, लोगों की संख्या को बताया जा रहा है, यहां विषमता को बताया जा रहा है। कैसी है, आर्थिक है। लोगों की संख्या कितनी है, लाखों है। प्रेरणा है कितनी, एक। तो कोई भी शब्द यदि संज्ञा शब्द से पहले अपन कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने ये शब्द लिखकर प्रश्न करें और उसका उत्तर में जो शब्द आता है वो हमेशा ही विशेषण माना जाता है। अगर कितना, कितनी, कितने का उत्तर आ रहा है तो वो हमेशा संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा, और कैसा, कैसी, कैसे के उत्तर में जो शब्द प्राप्त हो रहा है वो गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। तो कैसी विषमता, आर्थिक विषमता। आ रहा उत्तर, कैसे लोग, लाखों लोग। कितने लोग, लाखों लोग। कितनी प्रेरणा, एक प्रेरणा। कैसी भावना, अहिंसा भावना। अहिंसा इसका उत्तर नहीं आएगा। अहिंसा की भावना, तो अहिंसा तो यहां पर क्या है, व्यक्ति भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए ये उत्तर विकल्प सही माना जाएगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, वाक्य में विशेषण है, तो यहां पतलून की विशेषता बताई जा रही है। कैसी, काली। तो काली शब्द यहां विशेषण है और पतलून विशेष्य है, तो काली यहां उत्तर सही माना जाएगा। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण का चयन कीजिए। खेल का मैदान लंबा है। अब कई लंबे को भी नापने तोलने लग जाते हैं। लंबा आकार का बोध कराता है, मात्रा का बोध नहीं कराता, तो ये तो आकार बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पंकज अच्छा गायक है, गुणवाचक विशेषण है, गुणबोधक गुणवाचक हो जाएगा। मैं रंगीन कमीज नहीं पहनता, रंगबोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन इस बारिश में बहुत ओले गिरे, तो ओलों की मात्रा इसमें बताई जा रही है, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। यह गाय अधिक दूध देती है। यहां अधिक विशेषण शब्द किसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। अब अधिक क्या दे रही है, दूध दे रही है या गाय दे रही है। गाय अधिक है या दूध अधिक है, तो गाय अधिक न होकर के दूध अधिक है, तो दूध की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है। यहां पर 2 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। यह उसकी वही साइकिल है जिसे कल तुम ले गए थे। यह निश्चयवाचक, जिसे संबंधवाचक, और तुम पुरुषवाचक, यहां उत्तर सही माना जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा, तो किसी ने मुझसे, आप, क्या, ये यहां सर्वनाम शब्द है। अब इनमें कौन कौन सा हो सकता है। किसी का प्रयोग अनिश्चय में हम करते हैं, तो अनिश्चय वाले 2 उदाहरण हो गए। अब 1 और 2 तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि किसी निश्चय में नहीं आता और निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी का प्रयोग नहीं होता। तो किसी निश्चय अनिश्चयवाचक हो गया, लेकिन अनिश्चयवाचक 2 में उत्तर दिए हुआ है। तो अगले पर चले, मुझसे, तो उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष भी दोनों में दिया हुआ है। आप, मध्यम पुरुष और निजवाचक, तो ये निजवाचक नहीं, आप यहां श्रोता के अर्थ में आ रहा है, इसलिए मध्यम पुरुष माना जाएगा। और क्या प्रश्नवाचक है, इसलिए 3 नंबर का उत्तर जो है वो सही विकल्प यहां माना जाएगा। 3 नंबर यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। कौन सा विकल्प असंगत है। व्यक्ति, रमेश, दिल्ली, टॉमी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्ति शब्द जो है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है क्या। व्यक्ति शब्द में व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा होती है। दौर्बल्य, निजत्व, स्त्रीत्व और खटास भाववाचक सही है। सोना, पत्थर, लकड़ी, सब्जी जातिवाचक सही है, लेकिन व्यक्तिवाचक का व्यक्ति शब्द उदाहरण नहीं होने के कारण 1 नंबर विकल्प असंगत माना जाएगा। किस समूह में सभी शब्दों में समुदायवाचक संज्ञा है। सभी शब्दों में, तो समिति, फौज, टोली, गुट, दल, गोष्ठी, सम्मेलन, इन सब में समुदाय, समूह का बोध हो रहा है, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा है। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पारा, केरोसिन, खनिज पदार्थों के नामों का बोध हो रहा है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें अगर पूछते द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाता। मनुष्य, घर, नदी, पहाड़, गाय, घोड़ा, पुस्तक, वेद, ये जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा पूछता तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाता। अंधेरा, ठंडक, मेहनत, गर्मी, ये भाव का बोध करा रहे हैं, अगर भाववाचक संज्ञा पूछता तो उत्तर कौन सा हो जाता अपना, 4 नंबर उत्तर सही हो जाता।
मेरी पत्नी फटी साड़ी नहीं पहनती, यहां साड़ी की किस स्थिति का बोध किया जा रहा है? दशा का बोध किया जा रहा है। दशा या स्थिति बोधक विशेषण यहां माना जाएगा। गुणवाचक विशेषण तो है, लेकिन गुणवाचक के भेदों में पूछे तो स्थिति का बोध कराने वाले स्थिति या दशा बोधक होते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए, तो कई यहां पर संख्या का बोध करा रहा है, तो ये तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक हो गया ये तो। कोई सज्जन आए हैं, तो यहां सज्जन के साथ कोई का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए संकेत करते हुए जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसका सारा परिवार आज घूमने गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उपर्युक्त में कोई नहीं, तो यहां सार्वनामिक विशेषण 2 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। विवेक यश से अधिक बुद्धिमान है, जब किन्हीं दो वस्तुओं में या व्यक्तियों में तुलना करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहां उत्तरावस्था मानी जाती है। तो 2 विकल्प, विवेक और यश दोनों में तुलना की जा रही है, इसलिए उत्तरावस्था 2 नंबर विकल्प शुद्ध माना जाएगा। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण करुणा तो भाववाचक संज्ञा है, प्रातःकाल अव्यय शब्द, स्वर्ग एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, लेकिन कैसा पदार्थ? मादक पदार्थ, तो मादक यहां विशेषण शब्द माना जाएगा। 4 नंबर उत्तर सही उत्तर है यहां पर। अगला प्रश्न देखें, नीलम की कली तीसी नीली, तो नीला, नीली, नीले ऐसे शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द माने जाते हैं, तो 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। शिक्षक ने छात्र से कहा 7वां पाठ पढ़ो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ऐसे अगर संख्या को प्रकट किया जाए तो वहां क्रमवाचक संख्यावाची विशेषण माना जाता है। 1, 2, 3 के रूप में प्रकट करेंगे। गणनावाचक दुहरा, तिहरा, दुगुना, तिगुना ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा, और दोनों, तीनों, चारों ये क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ 7वां क्रम में आया है तो क्रमवाचक हो जाएगा। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं यह काम आप ही कर लूंगा, सही है। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? ये भी सही है। तुम्हारे से यह काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारा यहां नहीं आएगा, तुमसे या तुझसे, तुम या तुझ, मूल रूप से तुम का ही यहां प्रयोग होगा, या तो तुझसे या तुमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि संबंध कारक के साथ फिर प्रसर्ग नहीं लगाते अपन। तो 3 नंबर विकल्प यहां अशुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए सही उत्तर यही माना जाएगा। अगला देखें, कौन, किससे, किसने, किसको किस सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कौन, क्या, किसे, किसे, किससे ये प्रश्न का बोध कराते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें माना जाएगा। अनिश्चयवाचक में कोई, किसी और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक में यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग होता है, सॉरी, आप, स्वतः, स्वयं, खुद, इन शब्दों का प्रयोग होता है। किस क्रमांक में वाक्य निजवाचक सर्वनाम है उसका पता लगाओ, तो अन्य पुरुष हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंधवाचक हो जाएगा। सब काम मैं अपने आप ही कर लूंगा, यहां खुद के अर्थ में आ रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम 3 नंबर विकल्प में आएगा। आप पुस्तक पढ़ें, ये उत्तर अन्य पुरुष का हो जाएगा। आप भला तो जग भला, तो यहां आप अन्य के लिए नहीं आ रहा, श्रोता के लिए नहीं आ रहा, खुद के लिए आ रहा है कि खुद भला है तो उसके लिए संसार भला होता है, इसलिए खुद के अर्थ में आपका प्रयोग होने के कारण कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में है कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर सर्वनाम का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, बिल्कुल सही बात है। संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों की रूप रचना नहीं होती, ये गलत है। संबोधन कारक में, ये भी सही है, सॉरी, संबोधन कारक में भी रूप रचना नहीं होती, इसलिए प्रश्न सही माना जाएगा। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये भी बात सही है। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष होते हैं, ये गलत है, इसलिए अशुद्ध विकल्प पूछा तो 4 नंबर उत्तर अपन सही उत्तर मानेंगे। बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए किसका प्रयोग करता है? जब सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष नहीं होता। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह सीमा का घर है, बिल्कुल निश्चयवाचक है।
यह पुस्तक सार्वनामिक हो जाएगा। कौन कौन लोग आए हैं ये भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में रूढ़ हो जाएगा। यह घर अब रहने लायक नहीं रहा, ये भी सार्वनामिक विशेषण है, तो 1 नंबर उत्तर सही उत्तर माना जाएगा। किस क्रमांक में सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, कौन, कौन में प्रश्नवाचक आ गया, किस, कब ये अव्यय शब्द आ गया, कुछ, किसी और कोई, ये तीनों ही क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी बताया आपको, अनिश्चयवाचक, सॉरी, किसी, कुछ और कोई, ये तीनों कैसे हैं? अनिश्चयवाचक है। कहां? ये प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द माने जाएंगे। केवल कुछ में ही क्या है? अनिश्चय है। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं है? मुझे पता नहीं वह किधर चला गया। सही है ये बात तो। हम हमारी कक्षा में बैठे हैं, हम के साथ अब हमारी का प्रयोग नहीं होगा। हम के साथ हमारी का प्रयोग यहां नहीं किया जाएगा। यहां पर हम के साथ फिर अपना, अपनी, अपने का प्रयोग, जैसे अपन बोलते हैं ना, तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम्हारा नहीं, फिर तुम अपना काम करो, तो यहां अपना काम होना चाहिए था, या अपनी का प्रयोग होता। हम अपनी कक्षा में बैठे थे तब तो सही होता, अन्यथा ये गलत हो गया, इसलिए गलत का प्रयोग यहां पर हुआ है, तो 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। सलाह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सलाह भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक यहां कोई विकल्प अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, उत्तर 4 नंबर विकल्प वाला सही माना जाएगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का सही क्रम है, तो बंदर शब्द में जातिवाचक होती है, मित्र भी जातिवाचक का आ गया, आना व्यक्तिवाचक का चाहिए था, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। मानवता भाववाचक संज्ञा का है, ये भी गलत हो गया। भीड़ जातिवाचक है, रमेश व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये हरा शब्द विशेषण है, भाववाचक का नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? चौथा। 3 को आपने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है, इसलिए चौथा अगर आपको नहीं आता है तो भी उत्तर कर देना चाहिए। कबूतर जातिवाचक का है, जापान व्यक्तिवाचक का, और पशुत्व में भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्री जातिवाचक है, लेकिन त्वय प्रत्यय लगने के कारण भाववाचक संज्ञा बन गया, इसलिए भाववाचक संज्ञा सही उत्तर माना जाएगा। किस क्रमांक में सही जोड़ा नहीं है? वृद्ध विशेषण है लेकिन वार्धक्य संज्ञा है, ये बिल्कुल सही है। चतुर विशेषण है, चातुर्य संज्ञा है, बिल्कुल सही है। सुंदर विशेषण है, लेकिन ये सौंदर्यता शब्द जो है ये गलत लिखा हुआ है। सुंदर से विशेषण बनेगा तो या तो बनेगा, ये सुंदर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो या तो बनेगा सौंदर्य या फिर बनेगा सुंदरता। मतलब एक ही स्थिति को प्रकट करने वाले एक से अधिक प्रत्ययों का एक शब्द के साथ एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध माना जाता है। तो यहां पर यह प्रत्यय और ता प्रत्यय दोनों भाववाचक की स्थिति को प्रकट करने वाले प्रत्यय हैं और दोनों का ही यहां प्रयोग कर दिया गया, इसलिए अशुद्ध विकल्प माना जाएगा। भय, बुराई, क्रोध, अनुशासन ये मन के भाव हैं, इस कारण इनमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। भाववाचक उपर्युक्त में कोई दिया हुआ नहीं है ऑप्शन, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, उग्रता में कौन सी संज्ञा है? तो उग्र तो विशेषण है और ता प्रत्यय जुड़ते ही भाववाचक संज्ञा बन गई और उग्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। पंडित जी आ रहे हैं रेखांकित पद में संज्ञा है। इस प्रश्न को अगर देखें तो कई बार अपन पढ़ते हैं कि साहब अकेला शब्द आए जातिवाचक संज्ञा का तो क्या होता है? जातिवाचक। लेकिन वो शब्द वाक्य में आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर उसे बोले व्यक्तिवाचक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई शब्द अकेला जातिवाचक का है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर यदि वो विशेष अर्थ को प्रकट करने लग जाए, किसी एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाए, तब वो व्यक्तिवाचक होता है। अगर जाति को ही प्रकट करता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं होता। तो पंडित जी आ रहे हैं, तो यहां पर कोई भी पंडित जी आ सकते हैं, इसलिए जाति का ही होगा। लेकिन मैं यहां ये लिख देता पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वो एक ही पंडित जी थे, कौन से? जवाहरलाल नेहरू। तब तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन अभी समुदाय का बोध करा रहा है, जाति का बोध करा रहा है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक उत्तर ही सही उत्तर माना जाएगा। एकता शब्द में संज्ञा है तो एकता में भाववाचक संज्ञा होती है।
एकता में भाववाचक संज्ञा होती है। हालांकि किसी लड़की का नाम एकता हो सकता है, लेकिन मूलतः ये क्या है, एक भाव का ही नाम है, इस कारण इसमें भाववाचक माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे दे देता एकता अच्छा गाना गाती है, तब फिर एकता में क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता। ये कुछ प्रश्न थे आपके पिछले पेपर में पूछे हुए, तो अगर कोई डाउट हो आपको तो इनके बारे में आप पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न आपसे कह रहा है जैका टॉट विधि अस्ति, यानी कि जैका टॉट विधि है। तो जैका टॉट विधि इनमें से ये वाली है या 2 नंबर वाली है या तीसरी है या चौथी है। तो देखिएगा, हमको समझना ये होता है जैका टॉट का मतलब होता है कि बालकई ज्ञात चरान शब्दान अध्यापक है श्याम पलके श्याम पट्टे वाचयति लिखती वा। ये हमको पढ़ना है कि बालकई ज्ञात चरान शब्दान, कि वे शब्द जिनको बालक तो जानता है, बालक बोलना तो जानता है लेकिन लिखना नहीं जानता। तो बालकई ज्ञात चरान शब्दान, कि बालक को आने वाले शब्दों को वह अध्यापक श्याम पट्ट पर लिख देता है या फिर वह उसकी अभ्यास पुस्तिका में लिख देता है और वह बालक उनको आगे लिखता है, उस विधि को कहते हैं जैका टॉट विधि। इसलिए जैका टॉट विधि यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सी विधि हो जाएगी, जैका टॉट विधि। ये वाली जो विधि है, इस विधि के अंदर तो बालक क्या देख रहा है, चित्र देख रहा है, तो बराबर ये वाली विधि कौन सी मानी जाएगी, चित्र विधि मानी जाएगी। अब यहाँ पर बच्चे के सामने क्या खींच दी गई है, रूपरेखा, यानी कि जैसा यहाँ पे रूप दिया हुआ है बालक, वैसा ही रूप बना रहा है। इस तरीके की विधि जो पाठ्य पुस्तकों में देखी जा रही है, ये रूपरेखा में पढ़ी जाएगी। और ये सह बालक है। अब बालक अध्यापक को क्या, अध्यापक ने क्या काम दे दिया है, सह और बालक है, वह बालक, ये अध्यापक ने उसके कॉपी में काम दे दिया है। अब बालक क्या है, यहाँ पर स्वतंत्र है कि बालक अगर लिखना चाहे तो उसे ऐसे भी बना सकता है। अर्थात ऐसी जो विधियां होती हैं ये स्वतंत्र अनुकरण विधि में पढ़ी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो स बनाया था वैसा स यहाँ नहीं बना पाया बालक, है ना, और यहाँ पर जो ऐसा बै बनाया था ऐसा बै यहाँ नहीं बना पाया। अब इस तरीके से बालक का हाथ क्या है, यहाँ स्वतंत्र है। तो ये जो विधियां होती हैं स्वतंत्र विधियों के अंदर पढ़ी जाती हैं। अर्थात हमने जो प्रश्न किया है जैका टॉट विधि है, तो जैका टॉट विधि इस तरीके की है कि अध्यापक ने यहाँ बालक को श्याम पट्ट पर अभ्यास पुस्तिका में काम दे दिया है। इस अभ्यास पुस्तिका में यहाँ जो दिया है इसको देख करके बालक यहाँ लिख रहा है। इस प्रकार की विधियां जैका टॉट विधियों में आती हैं। अगला प्रश्न है कि अध्यापक फल के पुस्तिकायाम व अक्षराणी लिखती, यानी कि अध्यापक है, अध्यापक फल के श्याम पट्ट पर पुस्तिकायाम व अथवा पुस्तिकायाम पुस्तिका पर पुस्तिका में अक्षराणी लिखती, अक्षर लिखता है। और बालकः तानि अक्षराणि दृष्ट्वा, बालक उन अक्षरों को देखकर तेषाम अधः उनके नीचे तथैव लिखन्ति, वैसे लिखते हैं। कि अध्यापक ने फलक पर श्याम पट्ट पर या पुस्तिका में अक्षर लिख दिए हैं और बालक उन्हें देख करके उनके नीचे वैसा ही लिखता है। तो बराबर कौन सी विधि के अंदर पढ़ी जाएगी ये, फिर ये कह रहा है कि रूपरेखा अनुकरण विधि कहलाएगी या मॉन्टेसरी विधि कहलाएगी या फिर स्वतंत्र अनुकरण विधि कहलाएगी या फिर जैका टॉट विधि कहलाएगी। अब इस तरीके से जब हमको पढ़ना होता है तो हमको देखना है कि ये कह रहा है अध्यापक ने लिख दिया है, अध्यापक ने लिख दिया है कि सह पठती, इस तरीके से लिख दिया अध्यापक ने बालक की कॉपी में। अब बालक का हाथ स्वतंत्र है, उसको देख रहा है, उसको देख रहा है। अब ऐसे बना दिया है ना, अब ऐसे बना दिया, बालक का हाथ स्वतंत्र है। तो ये जो विधि है देख करके लिखता है, उन अक्षरों को वैसा ही लिखता है। तो ये स्वतंत्र अनुकरण विधि के अंदर पढ़ी जाती हैं। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सुंदर लेखनस्य उपाय नास्ति, यानी कि सुंदर लेखन का उपाय नहीं है। तो सुंदर लेखन के क्या उपाय नहीं है, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या कारक हैं जो सुंदर लेख को बिगाड़ देते हैं। तो देखिएगा, उपवेशनस्य स्थिति सम्यकम भवेयुः, अर्थात कक्षा में बालक की जो उपवेशन बैठने की जो स्थिति है ना वह सही होनी चाहिए। अगर उपवेशन की स्थिति बैठने की स्थिति सही होगी तो लेख साफ आएगा, है ना। और लेखन सामग्री संपूर्णम भवेयु, लेखन सामग्री कैसी होनी चाहिए, संपूर्ण। कई बार जो बालक होते हैं वो अपने रूल रबर आदि को छोड़ जाते हैं और
जो नहीं करना होता है, उन अनुचित साधनों का, तरीकों का प्रयोग करके लेख को गंदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बालक को लेखन सामग्री पूरी ले जानी चाहिए। अगला आता है कि नेत्राभ्याम करगजस्य दूरी उचिता भवेयु, कि नेत्रों से कागज की दूरी कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। और विराम चिन्ह नाम अनभिज्ञता, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि बालक को अगर विराम चिन्हों की अनभिज्ञता ज्ञान नहीं है ना, यदि यहाँ पे भिज्ञता ज्ञान की बात होती तो शायद वो बालक सुंदर लेख लिखता। उस बालक को क्या नहीं है, उस बालक को विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है, यहां पर ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि बैठने की स्थिति सही होगी तो लेख साफ आएगा, है ना। सुंदर लेखन का उपाय, तो बैठने की स्थिति सही होगी तो लेख साफ आएगा, ये नास्ती पूछ रहा है। और लेखन सामग्री संपूर्ण होनी चाहिए तो भी लेख साफ आएगा। कागज से नेत्रों की दूरी उचित होगी तो भी लेख साफ आएगा। लेकिन जिसको, है ना, विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है, वह बालक अपने लेख में क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा, सुंदर लेख नहीं हो पाएगा। तो बराबर इसका जो राइट आंसर है वो क्या माना जाएगा, डी माना जाएगा, 4 माना जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छात्राणाम समवेत स्वरेण वाचन से अभ्यास कार्यते, कि छात्रों का समवेत स्वर से वाचन का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। छात्रों को क्या करवाया जाना चाहिए, छात्रों को समवेत वाचन का अभ्यास। अब ये कह रहा है कि जब छात्र समवेत स्वर वाचन का अभ्यास करेंगे तो वह अनुकरण विधि के माध्यम से करेंगे, या सामूहिक पठन विधि के माध्यम से करेंगे, या चित्र विधि के माध्यम से करेंगे, या वर्णमाला विधि के माध्यम से। तो समवेत स्वर से जो वाचन होता है वह होता है तुम्हारा सामूहिक पठन विधि से। कौन सी से, सामूहिक पठन विधि से। इसके बाद में पठन शिक्षण से विधि नास्ति, पठन शिक्षण की विधि नहीं है। अब पठन शिक्षण की विधि जो नहीं है वो कौन सी नहीं है, वर्णमाला विधि। वर्णमाला विधि तो है पठन शिक्षण में। चित्र विधि, चित्र देख करके भी बालक पढ़ता है। अनुकरण विधि, अनुकरण करके भी बालक पढ़ता है। लेकिन सूत्र विधि के अंदर हम देखते हैं कि बालक को सूत्र की नॉलेज नहीं होती है। ये सूत्र विधि जो होती है पाठशाला विधियों के अंदर, यानी कि विषय के अंदर पढ़ी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 4, कि पठन शिक्षण की जो विधि नहीं है वो कौन सी नहीं है, सूत्र विधि नहीं है। इसके बाद हम आगे बातें करते हैं कि सामूहिक पठनम भवति, कि सामूहिक पठन होता है। अब बताइएगा सामूहिक पठन कहाँ होता है, कि कक्षाया मध्य समवेत स्वरेण। सामूहिक पठन कहाँ होता है, कक्षा के मध्य में समवेत स्वर से होता है, या आदर्श रूप में अध्यापक के द्वारा होता है। तो सामूहिक पठन तो वैसे भी अध्यापक से कोई संबंध नहीं रखता। और उपवाक्य से आदर्श पठनम भवति, आदर्श पठन उपवाक्य का ये संबंध नहीं रखता। और सभा में भाषण का जो अभ्यास होता है ये सामूहिक पठन में नहीं आता। बराबर जो कक्षा के मध्य में समवेत स्वर में जो पठन होता है यही कौन सा पठन होता है, सामूहिक पठन होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़े। अब हमको देखना है कि पठन शिक्षण से महत्वम नास्ति। ये कह रहा है पठन शिक्षण से महत्वम नास्ति नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, कि पठन शिक्षण का महत्व नहीं है। तो ये कह रहा है कि पठन शिक्षणेन छात्राणाम मंत्रोच्चारणम शुद्धम भवति, कि पठन शिक्षण से छात्रों का जो मंत्र का उच्चारण होता है वह कैसा होता है, शुद्ध होता है। भाई पठन से मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो शुद्ध होगा। स्वाध्याय से प्रवृत्ति विकासो भवति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। और सर्जनात्मक शक्ति विकासो भवति, सर्जनात्मक शक्ति का विकास होता है। और शब्दकोशे वृद्धि न भवति, शब्दकोश में वृद्धि नहीं होती है। अब देखिएगा पठन शिक्षण से छात्रों के उच्चारण भी शुद्ध होगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का भी विकास होगा, बिल्कुल होगा, सर्जनात्मक शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन शब्दकोश में वृद्धि होगी, जबकि हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, नहीं होगी, जबकि शब्दकोश में वृद्धि होगी न के कारण इसका ये आंसर बन जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक में सवाल पूछा है। अब अगला प्रश्न कहता है कि अशुद्धोच्चारण से निवारणोपायम अस्ति, अशुद्ध उच्चारण के निवारण के उपाय हैं। यहाँ पे बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, अब निवारण के उपाय कैसे करोगे। तो वर्णनाम उच्चारण से छात्रेभ्य न ज्ञापनम, है ना, अशुद्ध उच्चारण के निवारण के उपाय पूछे हैं। तो ये कह रहा है कि वर्णों का अगर उच्चारण छात्रों के लिए न ज्ञापनम नहीं बताया जाए तो, या भाषा प्रयोगशाला या उपयोग कर्तव्यम। ये सही बात है कि अगर भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाएगा तो बालक जो अशुद्ध उच्चारण करेगा उसके
निवारण भी हो जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 2। फिर भी हम पढ़ते हैं कि छात्रों का उच्चारण अवयवानाम परीक्षणम न कर्तव्यम। ये कह रहा है कि अगर कहीं बच्चे को उच्चारण करने में दिक्कत है तो उसके उच्चारण के जो अवयव है कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका, उनका उच्चारण करवाइए। तो लेकिन ये कह रहा है नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाया जाना चाहिए, और यहाँ पे छात्रों को ज्ञान करवाया जाना चाहिए। यहाँ भी इस ने इसको उत्तर को गलत कर दिया। इसलिए सही आंसर क्या होगा कि भाषा प्रयोगशाला या उपयोग है कर्तव्यम, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कहता है कि एको छात्र है, एक छात्र अशुद्धोच्चारणम करोति, क्या कर रहा है, अशुद्धोच्चारण कर रहा है, कि परीक्षणे ज्ञापयति, परीक्षण से पता चलता है कि तस्य, उसके बालक से, उस बालक के कंठोच्चारण स्थाने, कंठ उच्चारण रूपी स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है, दोष दिखाई दे रहा है। पुनः पढ़ें, एक छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, ठीक है। परीक्षणे ज्ञापयति, परीक्षण में बताया जाता है कि तस्य बालक से, उस बालक का जो कंठ रूपी उच्चारण है उस स्थान में क्या दिखाई दे रहा है, दोष दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी अशुद्धि, यहाँ पे जो अशुद्धि है उसका कारणम अस्ति, क्या कारण है, क्या कारण है कि वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है। तो प्रियतन लाघवम, या शारीरिक दोष, या भावातिरेक, भावनाओं की अधिकता हो जाना, या प्रांतीय भाषाणाम प्रभाव है, या प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव। तो देखिएगा ये कह रहा है कि परीक्षण से पता लगता है कि उस बालक के कंठोच्चारण में कहीं दोष है। तो ये सभी जो दोष होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका, ये सब क्या होते हैं, शारीरिक दोषों के अंदर आते हैं। जबकि प्रियतन लाघवम का मतलब होता है कि वो अध्ययन के स्थान पर अध्ययन बोल देता है, भावातिरेक, प्रेम, क्रोध, भावनाओं की अधिकता हो जाने पर अशुद्ध बोल देता है, और प्रांतीय भाषा का प्रभाव जो बालक बोलता है वो। तो यहाँ पे इस उच्चारण का संबंध जो है शारीरिक दोषों से माना गया है कि उसके कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका आदि उच्चारण स्थानों में कहीं न कहीं दोष है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि अधोलिखित अंक स्थाने, नीचे लिखे हुए अंकों के स्थान पर संस्कृत पदेन समयम लिखत, संस्कृत पद से या संस्कृत में समय लिखिए। अब संस्कृत में कैसे लिखोगे कि प्रातः, ये कितना समय दिया हुआ है ये तय कीजिए, है ना, कितना समय है ये तय कीजिए, और कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी गई संख्या है, ये जो संख्या है इसको हम कितना पढ़ते हैं 8, कितने बज गए 8 बजकर, और ये जो 1 है आगे ये 1, और ये जो y का चिन्ह है ये है 5, कितने मिनट हो गई 8:15। अब इसको हमको जो पढ़ना है कि 8:15 बजे, यानी कि 8:15 हो रही है, तो सवा के लिए सपाद और अष्टवादने के लिए अष्टवादने, कुल मिलाकर के ये भी है। फिर ये कह रहा है 5-10 कलोत्तर, यानी कि 15 मिनट ज्यादा हैं, कितने बजकर 8 बजकर, तो ये भी उत्तर सही है। इसके बाद में ये कह रहा है कि 5:45 निमेषः, कि 5:45 का मतलब होता है 45, निमेषा का मतलब होता है मिनट, न्यूना मानी कम है, नववादने 9 बजने में, है ना। तो देखिएगा 8 बज के कितने मिनट दर्शाई गई है 15। अब एक तो इसकी सवा के रूप में बना लो 8:15, ये बन जाएगी। दूसरी बन जाएगी 8:15, ये बन जाएगी। अब 9 बजने में 45 मिनट की देरी है, तो हमने कहा है कि 5:45 यानी कि 45 निमेषा मिनट कम है, कम कितने में है नववादने 9 बजने में, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है क्योंकि 5-10 कलोत्तर 15 मिनट ज्यादा है 9 बजने में, तो 9 बजने में 15 मिनट ज्यादा नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से सही है, तो सम्यकानी सही है, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ये संख्या ज्ञान हमको 3 प्रकार से, जो घड़ी का निर्माण करना है वो 3 प्रकार से करना है। अब अगला प्रश्न कि विद्यालय से सर्वे छात्रा 4:45 अधिकम 5 प्रांगणे क्रीडन्ति, कि विद्यालय से सर्वे छात्राः, विद्यालय के सभी छात्र कितना बजे खेलते हैं, ये समय दिया हुआ है 4:45 अधिकम, यानी कि 4:45 अधिकम 40 मिनट अधिक हैं, कितने बजकर 5 यानी कि 5 बजकर कितने मिनट, 5 बजकर कितने मिनट का समय हो गया 40 मिनट का। अब ये कह रहा है इत्यत्र रेखांकित समय निर्धारणम, यहाँ जो रेखांकित समय का निर्धारण हुआ है उसको कौन सी भाषा में दर्शाना है, देवनागरी भाषा में दर्शाना है। अब ये कितना मिनट आया 5:40, तो अब 5:40 ये लिखा हुआ है क्योंकि ये संख्या 5 बजकर कितने मिनट को दर्शा रही है 40 को।
ये 4:45 को दर्शा रही है, और ये जो बता रही है ये 4:40 को दर्शा रही है, और ये जो दर्शा रही है ये 5:45 को दर्शा रही है। ये देवनागरी भाषा में पढ़ा गया है ना। तो इसका जो है 4 मिनट अधिक है कितने 5 बजकर, है ना। तो 5:40 का संबंध ये ऐसे दर्शाया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारण से संबंध भवति। अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण का संबंध है। अब अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण का संबंध किससे है? अर्थ ग्रहण कब होगा? जब आप पढ़ोगे, पठन कौशल करोगे तभी तो अर्थ ग्रहण होगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो अर्थ ग्रहण कैसे होगा? इसलिए अर्थ ग्रहण पूर्वक जो उच्चारण का संबंध होता है वो क्रीड़ा क्षेत्र से नहीं होता, कोई तो है ही नहीं, और कक्षा भी नहीं लेकर के उत्तर क्या आएगा? पठन कौशल से। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदा बालका पाठशालायां प्रवेशम कुर्वन्ति तदा तेषु भय संकोचम इत्यादया खाली जगह भवन्ति। यदा मानी जब बालक पाठशालायां प्रवेशम कुर्वन्ति, क्या करते हैं पाठशाला में, कि बालकों को जो विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तब उनमें देखो, उनमें भय भी होता है, संकोच भी होता है, आदि होते हैं। तो ये जो भय और संकोच है ये क्या है? अधिकार है क्या? अधिकार नहीं है। संयोग है क्या? संयोग नहीं है। आप ये जो है शिक्षण विधियों की भाषा में बात करेंगे तो कार्याणी कार्य भी नहीं है। तो ये सब क्या है? आवेग। तो उत्तर बन के आया आवेग। फिर हम कहीं बात करते हैं कि नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा या अधिकार भविष्यति शिक्षा का अधिकार होगा। अब इन्होंने कितनी बात कही है? इन्होंने कही है कि 6 से जो 14 थी ये 1986 की शिक्षा नीति के अंदर ही पढ़ी गई थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि एनईपी 2020 के अंदर जो हमारा प्लान है शिक्षा को बढ़ाने का, है ना, शिक्षा के अधिकार को बढ़ाने का, वो क्या है? 3 से 18 वर्ष। अब इन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना शिक्षा था वो 6 से 14 वर्ष पढ़ा गया, इन्होंने अब 6 से 14 वर्ष से बढ़ा करके क्या कर दिया? 3 से 18, अर्थात ये जो 6 3 बराबर 3 साल तो इधर बढ़ा दिए, और ये 4 इधर कितने साल बढ़ा दिए? 4, है ना। 6 से 14 और 3 से 18 तो 3 साल इधर बढ़ गए और 4 साल इधर बढ़ गए। अब कितने का अंतर आ गया? 7 वर्ष का। अर्थात बालक की जो वृद्धि है, बालक का जो ज्यादा समय दिया जा रहा है वो कितने वर्ष का बढ़ गया? 7 वर्ष का बढ़ गया। इसलिए इसका आंसर 3 से 18 वर्ष करने की बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कादयो मावसाना उच्यन्ते। देखो कादयो मावसाना उच्यन्ते यानी कि कै, आदयो आदि से लेकर के मैं, अवसान यानी कि समाप्ति तक कि जो कैसे लेकर के कहां तक की बात करें? मैं तक की बात करें। अर्थात आपने कै वर्ग, ये च वर्ग, फिर ये ट वर्ग, तय वर्ग और ये पै वर्ग, ये 5 वर्ग पढ़े हैं। तो बराबर ये जो 5 वर्ग होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? कचट तप वाले की 25। बराबर जो कैसे लेकर के मैं होते हैं इनको कहते हैं कादयो मावसाना स्पर्शः। ये कहा जाता है कि कैसे लेकर के जो मैं वर्ण होते हैं इनको क्या कह दिया? स्पर्श कह दिया व्याकरण में। इसलिए कादयो मावसाना क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। यस्मिन स्वरे, जिस स्वर में पाई यानी कि चिन्ह न प्रयुक्तम, जिसमें प्रयुक्त नहीं होता है। क्या प्रयुक्त नहीं होता है? चिन्ह यानी कि पाई प्रयुक्त नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ पे तुमने पढ़े होंगे ये उदात, एक पढ़ा होगा अनुदात, है ना, और एक क्या पढ़ा होगा? एक पढ़ा होगा तुमने स्वरित। अब ये कह रहा है कि हमने ए लिखा, इधर भी ए और इधर भी ए लिखा, कि व्याकरण के विवरण, वैदिक व्याकरण के विवरण जिनके आगे पाई हो वो क्या कहलाएंगे? स्वरित, और जिनके नीचे पाई हो वो क्या कहलाएंगे? अनुदात। अनु मानी नीचे, है ना, और जिनके नीचे कोई भी रेखा नहीं हो वो क्या कहलाएंगे? उदात कहलाएंगे। अब ये कह रहा है यस्मिन स्वरे, जिस स्वर में चिन्ह यानी कि पाई न प्रयुक्तम, प्रयुक्त नहीं होती है। अब देखिएगा इसमें भी चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें प्रयुक्त नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उदात्त आ जाएगा। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़े।
माहेश्वरी सूत्रेषु स्वरा भवन्ति, कि माहेश्वरी सूत्रों में स्वर होते हैं। मैंने माहेश्वरी सूत्रों में स्वर पूछे हैं, तो माहेश्वरी सूत्रों में होने वाले स्वरों की संख्या देखिएगा। ये जो संख्या लिखी हुई है ये तो लिखी हुई है 8 की, और ये लिखी हुई है 11 की, ये लिखे हुए हैं 13, और ये जो लिखे हुए हैं 9। तो माहेश्वरी सूत्रों में जो ए ई ऊणे री लिरी के ए ओंगे ऐ औ चे, इस प्रकार से जब पढ़ते हैं तो स्वर कितने निकल के आते हैं? 9। फिर ये पढ़ा गया है उपदेशे, और उपदेशे के बाद में आद्योच्चारणम, मध्योच्चारणम, अंत्योच्चारणम, न किमपि। अब देखिएगा, तुमने यहाँ पे पाणिनि कात्यायन और तीनों जो थे पतंजलि, इन तीनों के विषय में पढ़ा होगा। तो जो ये पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये कौन कहलाए थे? तिरी मुनि कहलाए। तो इन तिरी मुनियों के द्वारा जो अपनी प्रारंभिक रचनाएं रचित की गई थी, लिखी गई थी, उसी के लिए कहा गया है कि उपदेशे आद्योच्चारणम। इनके जो आदि उच्चारण थे उन्हीं को उपदेश कहा गया। ये सवाल बना उपदेशे आद्योच्चारणम। अब अगला सवाल, अब हम पढ़ते हैं कि मात्रा आधारेण एकस्य स्वरस्य कति भेदा भवन्ति, कि मात्रा के आधार पर एक स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आपने ये जाना होगा कि ऊ कालो, अज्रस्व, दीर्घ पिलुत, ये पढ़ाया आपने। एक सूत्र होता है, यानी कि ऊ कालो मात्रा के आधार पर अच जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके ह्रस्व, एक कौन से होते हैं? दीर्घ, और तीसरे कौन से होते हैं? पिलुत। ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए? 3। हमको ये उत्तर देना होगा। अगला है संस्कृत वर्णमालायाम एकोनविंशति, 19वां वर्ण कौन सा है? मैंने संस्कृत वर्णमाला में पूछा है, और संस्कृत वर्णमाला में कौन सा पूछा है? 19वां वर्ण पूछा है। देखिएगा, हमको जानना है कि वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 46। इन 46 वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। अब ये कह रहा है कि स्वर जो होते हैं, यानी कि स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। ये वर्णमाला में पूछा है मैंने। संस्कृत वर्णमाला में 19वां वर्ण कौन सा है? तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं 46। 46 में से स्वर कितने होते हैं? 13। और जो व्यंजन होते हैं, ये जो व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 33, है ना। अब ये जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। एक तो किस में बांटा है? स्पर्श में, है ना, स्पर्श में। और दूसरा किस में बांटा है? अंतस्थ में, ये अंतस्थ। और तीसरा बांटा है उष्म में, ये उष्म हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कि 13 तो क्या हो गए? स्वर। फिर आपको 14, 15, ये 16, 17, है ना, और ये 18, और फिर कौन सा चाहिए? 19वां चाहिए। तो ये कह रहा है 13 तो ये हो गए, है ना, स्वर हो गए। फिर 15 में कौन आएगा? क, ख, ग, घ, और कौन आएगा? च। इसलिए कौन सा वर्ण आएगा? च वर्ण। ढूंढिए च वर्ण कहाँ है, इसलिए इसका 19वां वर्ण कौन सा होगा? च वर्ण। फिर आपने सूत्र पढ़ा होगा रिट और सणाम मूर्धा, ये वाला सूत्र पढ़ा होगा कि री टू रे सा नाम रिट और सणाम मूर्धा, यानी कि जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं उनके लिए पढ़ा गया सूत्र है। कौन कौन? देखो, री टू रे, अब कौन आएगा? ये वाला से, है ना। तो रिट और सणाम में कौन सा से आएगा? ये वाला से, रिट और सणाम मूर्धा। अब ये पढ़ा गया है। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण है नास्ति, अघोष वर्ण नहीं है। तो अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? आपने पढ़ा होगा कि विवार श्वास अघोष, ऐसे पढ़ा होगा, है ना। विवार श्वास अघोष और संवार नाद घोष, ऐसे पढ़ा होगा। घोष को ही सघोष भी बोल दिया जाता है। अब ये कह रहा है विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष। अब ये कह रहा है अघोष वर्ण नहीं है। तो अघोष में आपने पढ़ा होगा कि से, ये 3 तो किस में पढ़े जाते हैं? अघोष में। लेकिन से है, ये है इनका साथ छोड़ देता है और किस में चला जाता है? घोष में, सघोष में। अर्थात ये अघोष नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो उत्तर कौन आ जाएगा? है वर्ण इस अघोष में नहीं पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि भाषण कौशल से आवश्यकता न भवति,
कि भाषण कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। अब भाषण कौशल की आवश्यकता कहाँ नहीं होती है? भाव ग्रहण में। अब मान लीजिएगा कि कोई भाषण दिया जा रहा है, उसमें भावों को ग्रहण, भाषण कौशल से भाव ग्रहण होते हैं। जबकि भावाभिव्यक्ति का मतलब है कि भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, अर्थात दोनों उत्तर सही हो गए कि भाव ग्रहण भी होते हैं और भावों को अभिव्यक्त भी किया जा सकता है भाषण कौशल की आवश्यकताओं में। जबकि प्राचीन भारतीय विद्या के स्वरूप को भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय की विद्या के स्वरूप को जानने में जो भाषण कौशल सहायक होता है वो होता है, लेकिन भाषण कौशल की आवश्यकताओं में शारीरिक विकास, कि बच्चे का शारीरिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बात कोई मायने नहीं रखती। कई बार पतले बच्चे भी, कमजोर शरीर वाले बच्चे भी अच्छे भाषण करते हैं और कई बार मोटे शरीर वाले बालक भी अच्छे भाषण करते हैं। तो शारीरिक जो विकास है वो इसमें कोई मायने नहीं रखता। इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा जाए? शारीरिक विकास के योग में पढ़ा जाए। इसके बाद हम कह रहे हैं कि भाषण कौशल से प्राप्ति विषय, भाषण कौशल की प्राप्ति के विषय में। अब बच्चे को भाषण कौशल की प्राप्ति करनी है, इसके विषय में दो प्रमुख साधन माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे साधनों में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? दो बताए गए हैं, ये प्रमुख द्विवचन पढ़ा गया है। तो पहला तो कौन है? भाषण कौशल प्राप्ति के विषय में अनुकरण सहायक होता है, बिल्कुल होता है, और अभ्यास भी सहायक होता है, बिल्कुल होता है। बालक पहले क्या करता है? अनुकरण सुनता है ना, उसके बाद में उसी अनुकरण को क्या करता है? बार बार अभ्यास करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वयोः, यानी कि भाषण कौशल की प्राप्ति के विषय में अनुकरण और अभ्यास दोनों साधन प्रमुख होते हैं। आपने इतना जाना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मेलनम कुरुत, मेल कीजिएगा। देखिएगा, इस प्रश्न से मैं तुमको ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने जो उच्चारण स्थान पढ़े हैं, एक सूत्र पढ़ा होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि विसर्जनीय विसर्ग की बात कही है। फिर एक सूत्र पढ़ा होगा उपपदमानीय नामोष्ठव, तो उपदमानीय विसर्ग की बात कही है, ये दोनों विसर्गों की बात कही है। फिर कहीं तीसरा सूत्र पढ़ा है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, यानी कि जिह्वा से निकलने वाले विसर्ग। तो कुल मिलाकर के हमको ये जानना है कि तीन उत्तर अपने पास हैं, तो चौथा हमने बनाने की कोशिश की। अब ये मिलान कर रहा है, तो जो विसर्जनीय विसर्ग का चिन्ह होता है वह कौन सा होता है? ये होता है। आपने विसर्जनीय विसर्ग ये वाला जाना। जबकि जो उपदमानीय पढ़ा जाता है, उपदमानीय ये पढ़ा जाता है। इसके बाद में जिह्वा मूल्य के अंदर ये पढ़ा जाता है। और जो धातु चिन्ह, ये जो पाई वर्गमूल का जैसा चिन्ह लग रहा है संस्कृत में, इसको क्या कहा जाता है? इसको धातु चिन्ह कहा जाता है। देखो, एक में कौन है? दय, तो एक में दय। और उपदमानीय दो में कौन आ रहा है? दो में आ रहा है स, ये दो में स। और जिह्वा मूल्य तीन में कौन आ रहा है? एक, तो तीन में एक। और धातु चिन्ह चार में कौन आ रहा है? बै, चार में बै। इसलिए राइट आंसर भी क्या होगा? यही होगा। चलिए कहीं अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न बिल्कुल ही सामान्य है, केवल ये बालक की सोच पर डिपेंड करते हैं कि अगर हम सही सोच रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं तो हम उसका अच्छा ही उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद में महाप्राणा भवंती, महाप्राण होते हैं। क्या? महाप्राण। अब देखिएगा, आपको हम पढ़ाते हैं कि अल्प प्राण। क्या पढ़ाते हैं? अल्प प्राण है, और दूसरा महाप्राण है ना, महाप्राण। अब अल्प प्राण के अंदर हम तुम्हें ये बता देते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा, जबकि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, है ना। अब हमने इस तरीके से पढ़ा दिया तुम्हें। अब लेकिन प्रश्न को जो लिखने का तरीका होता है व्याकरण में, वो ये बनता है कि महाप्राण होते हैं। अब बताओ महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण में आप क्या पढ़ रहे हो? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब मैं गणित तो लिख नहीं सकता यहाँ पर, इसलिए मुझे लिखना होगा प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। बताओ, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। यहाँ पे प्रथम द्वितीय है, तृतीय चतुर्थ है, प्रथम तृतीय नहीं है, तो आपको कौन सा चाहिए? द्वितीय और चतुर्थ। तो द्वितीय और चतुर्थ। एक सल एक प्रत्याहार भी पढ़ा जाता है, तो बराबर महाप्राणों में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार पढ़ा जाता है। क्या आंसर आया इसका? एक आया। इस प्रकार से हम अगले प्रश्न से बातें करते हैं। संयोग संज्ञा अस्ति, संयोग संज्ञा है ना। अब ये संयोग संज्ञा का मतलब समझना है कि जहां पे दो व्यंजन वर्ण आए हों और दोनों व्यंजन वर्णों में कहीं संधि अगर हो रही है, दो व्यंजन वर्ण जहां स्वर से रहित हैं, अगर उनमें फिर भी संधि हो रही है तो वो संहिता संज्ञा बन जाएगी।
लेकिन दो व्यंजन वर्ण आए हैं और उनमें संधि भी नहीं हो रही, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? संयोग संज्ञा कहा जाता है। क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बार आ भी चुका है, तो हमको जानना है कि संयोग संज्ञा, है ना, हलो अनंतरा संयोग एक सूत्र होता है, हलो अनंतरा संयोग है ना, ये कह रहा है हलो अनंतरा संयोग है। इस सूत्र से प्रश्न भी बनता है हलो अनंतरा, उत्तर कौन आ जाएगा? संयोग है। अब यहाँ पे इसका देखते हैं कि हम इंद्र क्या कहता है। इंद्र ये कहता है ई ने दे रे और ए, इस प्रकार से लिखते हैं हम इसको। अब देखिएगा संयोग संज्ञा का मतलब क्या है कि मुरारी का भी संधि विच्छेद बनता है, रमेश का भी संधि विच्छेद बनता है। अब देव का संधि विच्छेद नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मत बनने दो, लेकिन इसके अंदर दो व्यंजन वर्ण भी नहीं है जो स्वर से हीन हो। दे में ए है, व में ए है, तो ये दोनों वर्णों में स्वर है ना। लेकिन इंद्र के अंदर क्या है कि ये तीन वर्ण ऐसे हैं जिन तीनों वर्णों में कोई स्वर नहीं है। अर्थात यहां भी हम देखते हैं कि ये ए है, इस ए का प्रयोग इस रे में होगा, लेकिन इस रे और द के बीच कोई स्वर नहीं है, इस द और न के बीच कोई स्वर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति बन रही है ये स्वरहीन है। ये जो हैं तीनों वर्ण ये स्वर से हीन हैं और इनका संधि विच्छेद भी नहीं होता है, तो बराबर ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा? संयोग संज्ञा बन जाएगी इस प्रकार से। अगला प्रश्न ये कह रहा है माहेश्वरी सूत्राणि सन्ति। माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? बताइएगा माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? अब 12 माहेश्वरी सूत्र होते हैं या 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं या 42 होते हैं या 44 होते हैं? अब ये सामान्य सा प्रश्न है ना। जो माहेश्वरी सूत्रों की संख्या है वो कितनी पढ़ी गई है? बिल्कुल नॉर्मल सवाल है कि 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, चतुर्दश माहेश्वरी सूत्राणि। आपने ये पढ़ा होगा, बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। चतुर्दश माहेश्वरी सूत्राणि कि शिव सूत्र या माहेश्वर शिव के डमरू से निकले हुए जो सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 14। 42 प्रत्याहार पढ़े गए है ना। और क्रम से चिन्हो, तो अब क्रम को चुनिए। अब क्रम को चुनोगे तो देखिएगा आप माहेश्वरी सूत्रों में पढ़ते हैं ए ई उ ने, है ना, फिर री लिरी क, ए ओ ग और आई औ च, ये पढ़ना है आपको। अब ये क्रम की बात कर रहा है, तो क्रम की बात कर रहा है तो देखो ई उ लिरी ए, देखो ई उ लिरी और ए, अर्थात ये क्रम नहीं बैठ पा रहा है, ये क्रम नहीं बैठ पा रहा है। फिर ये कह रहा है ए आई ओ औ, तो ए आई ओ औ ये क्रम नहीं है, तो बराबर ये भी क्रम नहीं बैठ पा रहा है। अब अगली बात आ गई री के बाद में ए। री के बाद में ए कहाँ है? री के बाद में तो लिरी भी आना चाहिए, री के बाद में लिरी भी आना चाहिए, है ना। तो बराबर ये क्रम भी नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि इनके अंतिम व्यंजन वर्ण हट जाएंगे। कौन बच जाएगा? ए ई उ और ये री लिरी ए ओ आई और औ। अब यहां पर देखिएगा ये री लिरी ए ओ, री लिरी ए ओ आई, ए ओ आई। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? औ। अब यहां पे हमने ये क्या लिख दिया है? ओ। ये गलतियां नहीं है, ये भूल नहीं है। यहां पर एग्जामिनर तुमसे क्या देखना चाह रहा है? ये पूछ रहा है क्रम से चिन्हो, तो क्रम को चुनिए। अब आप क्रम का चयन कर रहे हो तो इनमें तो क्रम बैठ ही नहीं रहा, क्रम बैठ रहा है इनमें, यहां तक बैठ रहा है, लेकिन बालक यहाँ कंफ्यूज की स्थिति में ये क्या आ गया। तो देखिएगा एक तो बालक का क्या खराब हो रहा है, एग्जामिनर बालक के अंदर किन किन बातों को परखना चाह रहा है। यहां पर बालक अपना कितना समय खराब कर चुका, या इन सभी में सभी बैठ रहे हैं लेकिन ये यहां तक बैठ गए लेकिन यहां नहीं बैठा, तो इस ओ के चक्कर में बालक अपना काफी सारा समय बर्बाद कर देता है। एक तो वो ये देखना चाह रहा है। दूसरी बात है कि यहां पर तुम्हारी वो परिष्कार विधि का चयन करवाना चाह रहा है। कौन सी विधि? परिष्कार विधि। परिष्कार विधि क्या है? माना कि किसी किताब में पंक्ति लिखी हुई है कि राजस्थान में बाजरे की सफल बहुतायत मात्रा में बोई जाती है। फसल बोई जाती है या सफल बोई जाती है? फसल बोई जाती है। जबकि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? राजस्थान में बाजरे की सफल बहुतायत मात्रा में बोई जाती है। आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि उस सफल के स्थान पर
उसे कटवा करके क्या बनाओगे, फसल लिखवाओगे। अब यदि अध्यापक इस प्रकार से पुस्तक के मध्य में आई हुई खामियों को दूर करता है तो वही विधि अध्यापक के लिए काम आने वाली विधि कौन सी है, परिष्कार विधि। तो यहां पर मैंने बालक के अंदर यह जानना चाहा है कि बालक इस ऐसी स्थिति में कितना तो समय बर्बाद करता है, अपने आप में क्या फैसले लेता है, और उसको परिष्कार विधि का ज्ञान है या नहीं है। तो एक प्रश्न अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए तो वहां पर तुम्हारे मूल्यांकन को ही परखा जा रहा है, यानी कि तुम्हारे आईक्यू को परखा जा रहा है कि आपको कितनी कितनी नॉलेज है। वो बालक से कभी भी रटा हुआ ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है ना। तो ये परखने के तरीके होते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा शिक्षण से द्वितीय कौशल। अब बताइएगा संस्कृत भाषा शिक्षण का जो द्वितीय कौशल है वो कौन सा है। अब यहाँ पे तुमने पढ़े होंगे LSR और ये W, LSRW, यानी कि इस L का मतलब तो क्या होता है, श्रवणम, और S का मतलब क्या होता है, स्पीच यानी कि भाषणम, और R का मतलब क्या होता है, रीडिंग यानी कि पठनम, और W का मतलब क्या होता है, राइटिंग यानी कि लेखनम। अब इनका क्रम भी यही बनता है, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। ये 1, 2, 3 और 4 हैं। ये कौन सा पूछ रहा है, संस्कृत भाषा शिक्षण का द्वितीय कौशल। तो द्वितीय कौशल कौन सा निकल के आ रहा है तुम्हारा, एस स्पीच भाषणम, इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा गया, भाषणम पढ़ा गया। हाँ जी, तो अपन बात करेंगे मैथ्स के पेपर के बारे में। देखिएगा, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाकघर की दरें इस प्रकार चित्रित की गई है, ठीक है। 20 ग्राम या उससे कम कोई भी पत्र आपके पास में है जो 20 ग्राम या उससे कम है, उसके लिए आपको 5 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, या इससे अतिरिक्त जो भी 20 ग्राम होगा या उससे भी कम, उसके लिए आपको 2 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। पार्सल का जो भार है वो इस प्रकार से है कि 50 ग्राम तक आपको 5 रुपये देने हैं, इसके अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए आपको 3 रुपये देना है। दीपा ने देखिएगा 250 ग्राम और 300 ग्राम के 2 पार्सल भेजे हैं, ठीक है। तो पार्सल किस किस टाइप के हैं, 250 ग्राम का है, एक तो कितने ग्राम का है, 250 ग्राम का है, और दूसरा कितने ग्राम का है, 300 ग्राम का है, ठीक है। 2 पार्सल है इसके पास में 250 ग्राम और 300 ग्राम के, और पत्थर इसके पास में किस किस टाइप के हैं, पत्थर इसके पास में है 20 ग्राम और 35 ग्राम के। पत्थर 2 दे रखे हैं आपको, एक 20 ग्राम का है और दूसरा कितने ग्राम का है, 35 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 35 ग्राम का है, ठीक है। देखिएगा इसको जो पार्सल का जो चार्जेस पे करना है 50 ग्राम या उससे कम तक तो आपको कितने रुपए, 5 रुपए, ठीक है। तो 250 में से 50 ग्राम तक, कितने ग्राम तक है, 50 ग्राम तक तो आपको 5 रुपए पे करने हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपके जो भी 200 ग्राम है, कितना ग्राम है, 200 ग्राम जो भी एक्स्ट्रा है उसके लिए आपको 3 रुपए के हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 ग्राम में 50 ग्राम अतिरिक्त है, उसके लिए 3 रुपए के हिसाब से पे करोगे तो 3 × 4 कर दूंगा मैं, कितने रुपए हो जाएंगे, 12 रुपए। कितने रुपए, 12 रुपए। तो टोटल 12 और 5 कितना हो गया, 17 रुपए तो आपको पार्सल का पे करना पड़ेगा। पत्रों का किस प्रकार से पे करना पड़ेगा, देखिएगा पत्रों के हिसाब से आपको 20 ग्राम तक आपको 5 रुपए देने हैं। इस 20 ग्राम के तो आपको कितने रुपए पे करने हैं, 5 रुपए पे करने हैं। और इसमें भी 20 ग्राम तक आपको कितने रुपए पे करने हैं, 5 रुपए। लेकिन 20 ग्राम से अलावा आपके पास में कितने ग्राम है, 15 ग्राम का है। वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो भी 20 ग्राम या उससे भी कम है उसका आपको कितने रुपए पे करना पड़ेगा, 2 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आपको 2 रुपये पे करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपके पास में, ये टोटल हो जाएगा आपके पास में 12 रुपये, ठीक है। तो सॉरी 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया, 12 रुपये, ठीक है। कितने रुपए हो गए, 12 रुपये। तो पत्रों के तो आपने पे किए 20 ग्राम और 35 ग्राम के, 20 ग्राम और 35 ग्राम के। 20 ग्राम तक आपको 5 रुपये देने हैं और 35 ग्राम में 5 रुपये प्लस 2 रुपये कितने, 7 रुपये। तो ये 12 रुपये हो गए, ठीक है। पार्सल में हमने देखो 300 ग्राम का पे नहीं किया अभी, तो 300 ग्राम के लिए आपको प्रत्येक 50 ग्राम पे तो कितना देना पड़ रहा है, 5 रुपए देना पड़ रहा है। कितना, 5 रुपए देना पड़ रहा है। इसके अलावा जो भी 250 ग्राम है आपके पास में, कितना ग्राम है, 250 ग्राम है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। किस रेट के हिसाब से, देखो एक्स्ट्रा प्रत्येक पार्सल के लिए प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए, तो 50 ग्राम के लिए 3 रुपए है इंटू 250 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 15 रुपए। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 20 रुपए, ठीक है। तो देखिएगा ये टोटल कितना हो गया आपके पास में, टोटल एक आपको 17 रुपए और 20 रुपए और 12 रुपए पे करना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 20 + 17 + 12 ये टोटल कितना हो जाएगा, 49 रुपए पे करने हैं हमें, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने
5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2 किलोग्राम काजू मिला दिए और इन मिश्रणों को बराबर बराबर 2 दर्जन का मतलब कितनी होती है 24 होते हैं। 2 दर्जन में कितने आर्टिकल होते हैं 24 होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 5.3 किलोग्राम का होता है, मतलब होता है कि ये आपके पास में 5300 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 5300 ग्राम तो एक हो गया, साथ ही 2100 ग्राम एक हो गया, ठीक है, और साथ ही ये 2200 ग्राम और इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो बताओ टोटल कितने ग्राम हो जाएगा, टोटल ऐड करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आएगी ये 0 और ये हो गया आपके पास में 6 और ये 9 है, तो ये 9600 ग्राम हो गया। कितने ग्राम हो गया 9600 ग्राम हो गया। इसको 24 अलग अलग पैकेट में रखोगे तो 9600 को अगर आप 24 पैकेट में डालना चाहते हो तो बताओ एक पैकेट में कितना आएगा 400 ग्राम आएगा। कितने ग्राम आएगा 400 ग्राम आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि एक छात्र के द्वारा 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया जाता है। 16 गुणा 25, 16 को देखो 8 गुणा 2 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर छात्र ने क्या किया है 8 को 5 से गुणा किया है और 2 को 5 से गुणा किया है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c में पहले a और b को गुणा करके फिर c को गुणा कर लो, चाहे आप कर लो कि सर a गुणा b गुणा c कर लो। ये जो प्रक्रिया होती है वो गुणन साचरीयता का नियम कहलाती है, सिद्धांत कहलाती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर दूरी 200 किलोमीटर को दर्शाती है, तो 18 किलोमीटर दूरी को दर्शाने के लिए दो नगरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर दूरी है, उनको मानचित्र पर कितनी दूरी होगी वो, ठीक है। तो देखिएगा 1/2 सेंटीमीटर दूरी है, वो 200 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व कर रही है, मतलब 200 किलोमीटर दूरी 1/2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रही है, 1/2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रही है। तो बताओ 1 किलोमीटर दूरी कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगी, 1/2 अपॉन में कितना 200, और एटलीस्ट 1800 किलोमीटर दूरी कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगी, तो 1/2 अपॉन में 200 लिख लीजिएगा, इनटू क्या कर दीजिएगा 1800 कर दीजिएगा। देखिएगा अब यहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर मैं चाहूं तो 20 से 20 कैंसिल आउट कर दूं, 2 का भाग कितनी बार गया 9 बार, और ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 × 9 हो गया, और 9 में 2 का भाग देने का मतलब आता है 4.5, 4.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा सेंटीमीटर आएगा। तो ये 4 से ही 1/2 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, 1 मीटर होता है उसमें कितना सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर का शतांश निकालूंगा बट्टे 100वां भाग निकालूंगा तो कितना सेंटीमीटर आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। ये जो बात बताई है वो तो क्या नहीं मिली, हमें सत्य मिली, ठीक है। और 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, देखिएगा 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, और 1000 मिलीलीटर का यदि कोई शतांश निकालेगा, 1000 मिलीलीटर का 100वां भाग कोई निकालेगा तो उसको 10 ml मिलेगा। कितना ml मिलेगा 10 ml मिलेगा। इट मीन्स ये राइट नहीं है कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, नहीं, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड, जो कि गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये गलत आंसर आपको चूज करना था जो सत्य नहीं था। 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 15 आदमी इसी काम के आधे भाग को, तो बताओ इसका फॉर्मूला होता है कि m1d1 अपॉन q1 इज इक्वल्स टू आएगा m2d2 अपॉन q2। तो बताएगा 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वो एक काम मान लेता हूं मैं। तो अगला कह रहा है कि 15 आदमी उसी काम के आधे भाग को कितने दिन में करेंगे। आधे भाग का मतलब कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। 2 को यदि ऊपर 15 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 30। ये 20 को अगर मैं 20 × 12 रहने दूं, 20 × 12 बराबर आपके पास में आ जाएगा 30 × d2, और d2 का मान निकालना है तो 0 से 0 गया, 3 का भाग 12 में 4 बार, और कितने आ गए 8 दिन में। कितने दिन में 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट कितना होगा, फर्स्ट आंसर होगा। एक रस्सा 6 स्थानों से काटा जाता है। देखिएगा ये आपके पास में एक रस्सा है, इसको मैं 6 स्थानों से काट दूं, 1 2 3 4 5, और ये 6 स्थानों से काट दिया।
प्रत्येक भाग 3 मीटर का है। कितने मीटर का है? 3 मीटर का प्रत्येक भाग है। अगर 6 स्थानों से काटा जाएगा तो इसके 7 टुकड़े हो जाएंगे, और 7 टुकड़ों का मतलब आप समझते हो कि 7 टुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़ा आपके पास में 3 मीटर है, तो 7 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21 मीटर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है। ठीक है, तो एक रस्से को अगर 4 जगह से काटते हो तो 5 टुकड़े, अगर 7 जगह से काटते हो तो 8 टुकड़े, और इसी प्रकार से 6 जगह से काटते हो तो कितने टुकड़े होंगे? 7 टुकड़े होंगे। ठीक है, टुकड़ों की संख्या एक एक्स्ट्रा होगी। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का, तो पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10 है। इनका औसत कौन होगी? 6 होगी। इनका एवरेज है, एवरेज को ही हम क्या बोल सकते हैं? समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन बोल सकते हैं, AM बोल सकते हैं, और वो 6 क्या है? अपने आप में सम है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत होगा, वो भी एक क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, 4 मजदूरों की मजदूरी क्रमशः इस प्रकार से आपको दे रखी है, तो इन मजदूरों की औसत मजदूरी आपसे पूछी है, तो कुल मजदूरी निकाल लो इनकी 32.50 और 23.70 प्लस 46.1016 प्लस 49.84 देखिएगा, 6 और 4 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा? 1 करेगा। 7 8 और 1 कितना हो गया? 9 और 1 कितना हुआ? असल वाला 10, 10 और 7 17 और 5 कितना होगा? 22 का 2, असल की 2। 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 2 कितना? 22 का 2। फिर कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा? 2 4 4 8 और 2 10 और 3 13 और 2 कितना हो गया? 15। तो 152 कितना आ गया आपके पास में? 20 आ गया। इसको अगर आप 4 जगह डिवाइड करोगे, कितनी जगह? 4 जगह, तो इन मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी आ जाएगी? 4 जगह डिवाइड करोगे तो 4 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। 4 3 12 आ गया, बचा कितना आपके पास में? 3। ठीक है, 4 8 कितना हो गया आपके पास में? 32 हो गया। बताओ बचा कितना? 0। 2 उतारोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 2 में भाग नहीं जाता तो 0, और 4 5 20, तो इस प्रकार से आपके पास में 38 दशमलव कितना आ गया? 0.5 औसत मजदूरी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। 5 किलोग्राम चावल का मूल्य 4 किलोग्राम चीनी के मूल्य के बराबर है। चलो कोई बात नहीं है, एक चीज तो आपको ये कह दी कि 5 किलोग्राम चावल का मूल्य 4 किलोग्राम चीनी के मूल्य के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम चावल खरीदे तो उसे उतने ही मूल्य में चीनी का वजन 800 ग्राम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम किसका मूल्य? चावल का मूल्य किसके बराबर है? 800 ग्राम चीनी का मूल्य, 800 ग्राम चीनी के मूल्य के बराबर हैं। ठीक है, तो 800 ग्राम चीनी का मूल्य आपस में दोनों बराबर हैं। तो बताइएगा, ये ऑप्शन में ही दे रखा था कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 800 ग्राम चीनी के मूल्य के बराबर है, तो राइट आंसर कौन सा होता? सेकंड होता। एक व्यक्ति के पास कुछ केले हैं, वह अपने जन्मदिन पर इन केलों को अपने मित्रों में बांटना चाहता है, तो बताइएगा प्रत्येक मित्र को 5 केले देते हैं तो 21 केले बच जाते हैं। मान लीजिएगा उसके मित्र, माना मित्र उसके कितने हैं? माना कुल मित्र उसके अक्ष हैं। कितने हैं? अक्ष हैं। प्रत्येक मित्र को 5 केले देता है तो 5 अक्ष प्लस उसके पास में बच कितने जाते हैं? 21 केले बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 21 बच जाते हैं। यदि प्रत्येक मित्र को वह 7 केले देता है तो 7 अक्ष और कम कितने पड़ जाते हैं? 13 केले कम पड़ जाते हैं। देखिएगा, 5 अक्ष में से 7 अक्ष घटेगा, या 7 अक्ष में से 5 अक्ष घटेगा तो 2 अक्ष 21 और 13 आपके पास में कितना हो जाएगा? 34। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 17। 34 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा? 17, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सुमन ने बाजार से 6 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जिनका मूल्य 10 रुपए प्रति पुस्तिका था। उसकी बहन ने भी इस प्रकार की, किस प्रकार की? इसी प्रकार की 8 पुस्तिकाएं खरीदी, तो सुमन को टोटल कितना पे करना पड़ा? 6 × 10 बराबर कितने? 60 रुपए। कितने रुपए? 60 रुपए। और इसी प्रकार की 8 पुस्तिकाएं उसकी बहन ने खरीदी, तो 8 × 10 उसी को वही रेट उसकी बहन के लगेगी, तो 80 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में? 140 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 आदमी किसी कुएं को 21 दिन में खोद देते हैं, तो उसी कुएं को 14 दिन में खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए? ठीक है, तो बताओ, यही फॉर्मूला लगेगा आपका M1D1 =
इज इक्वल्स टू क्या लगेगा, m2d2 लगेगा। 4 आदमी कुएं को 21 दिन में खोद सकते हैं, तो बताइएगा 14 दिन में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। m2 का मान निकालना है। 7 का भाग 21 में 3 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 दूनी कितने, 6 आदमी। कितने आदमी बताओ, 6 आदमी कुएं को कितने दिन में खोद देंगे, 14 दिन में खोद देंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, फोर्थ होगा। कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी स्कूल की 5वीं कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि स्कूल के अध्यापक को और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिएगा। बताओ 26 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी। 26 इंटू 20 करूंगा कितना, 26 दूना 52, 520 वर्ष हो जाएगी। अध्यापक को शामिल कर लिया तो मेंबर कितने हो गए, 27 हो गए। 27 इंटू आपको क्या करना है 21। औसत आयु पहले 20 वर्ष थी, अब कितनी हो गई, 21 वर्ष हो गई। तो बताइएगा 21 को 27 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 7 एकम कितना आएगा, 7 आएगा। और 2 और 14 कितना हो गया आपके पास में, 16 हो गया। तो ये 67 और ये 2 दूनी 4 हो गया और एक कितना 567। तो बताइएगा अगर मैं 567 में से 520 घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना मिलेगा, 47 वर्ष मिलेगा। कितना, 47 वर्ष अध्यापक की आयु आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का और तापमान दे रखा आपको और अंतिम 3 दिनों का दे रखा है। तो सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, पहले 4 और अंतिम 3 दिनों का दे रखा है। तो सबका टोटल निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, और सबका टोटल निकालोगे तो आप कहोगे सर 30 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 25 हो जाएगा। और प्लस एटलीस्ट आपको कितना दिया है, 40 प्लस 35 40 प्लस 35 प्लस कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37। अपॉन में कितना करना है आपको, 7 करना है। बताओ जब भी इनका मैं सम करूंगा 7 और 5 12 और 0 0 12 12 हो जाएगा। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास में 25, 25 और 2 कितना 27 का कितना 7। कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 2। तो बताओ 3 और 3 6 4 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 15 16 17 18 19 20, 20 और 2 कितना 22 बट्टे कितना 7। 7 का भाग देना है आपको 227 में। तो 227 में 7 का भाग दोगे 7 3 कितना होगा 21 होगा। घटाओगे 1 बचेगा 17, 7 दूनी कितना होगा 14 होगा। तो बचा कितना 3 और 0 उतार लिया तो पॉइंट लगाओ। 7 4 कितना हुआ 28 और बचेगा कितना 2। एटलीस्ट आपको 7 दूनी 14 मतलब 32.42 के समथिंग। तो बताइएगा 32.42 32.4 डिग्री सेल्सियस किसमें है आपके थर्ड ऑप्शन में है। तो वो क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मोटर कार 200 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 लीटर पेट्रोल लेती है। तो बताओ 4.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो बताओ 5 लीटर पेट्रोल से दूरी तय कितनी होती है 200 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल से कितनी होगी 200 बट्टे कितना 5। ठीक है, और एटलीस्ट आपको कह रहा है कि 4.5 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय होगी। तो 200 बट्टे कितना 5 इंटू क्या कर दीजिएगा 4.5। 5 का भाग 200 में कितनी बार 40 बार। और बताइएगा 40 इंटू क्या करना है आपको 4.5 करना है। तो बताइएगा कितने किलोमीटर आएंगे 180 किलोमीटर आएंगे। कितना आएगा 180 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर कौन से में है 180 180 किलोमीटर आ जाएगा। 4.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ कोई 220 आपका दे रखा है। कितना दे रखा है 220 दे रखा है। तो थोड़ा सा इसमें अपन करेक्शन कर लेते हैं। 220 जो दे रखा है तो आप सीधा सा कहोगे कि सर 220 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। तो 220 बट्टे कितना 5 इंटू 4 पॉइंट कितना 5। लो भाई आंसर क्या आएगा 5 का भाग 5 4 20 और 5 4 20 इंटू क्या कर दीजिएगा 4.5 कर लीजिएगा। देखो बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 45 को 44 से। ठीक है, 4 5 20 4 चौक 16 और 2 कितना 18 इंटू 4 5 20 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 2 कितना 18। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 0891। ठीक है, और कितने अंक छोड़ के 1 अंक छोड़ के दशमलव। तो 198.0 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है फोर्थ ऑप्शन में। एक बच्चा किसी कार्य के 3/4 भाग को 9 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा
3/4 भाग को करने में 9 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? 9 दिन लगाता है। तो एक भाग को पूरा करने में 9/3/4 लिख दूंगा। तो 3 का भाग दूंगा, 9 को 4 से गुणा करूंगा और 3 का भाग है। 3 का भाग कितनी बार जाता है? 9 में 3 बार, 4 3 कितना हो गया? 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक केले का मूल्य 1.25 पैसे है। इसी प्रकार 4 दर्जन केले खरीदने के लिए आवश्यक मूल्य कितना होगा? बताओ, एक केले का मूल्य कितना है? एक केले का मूल्य है 1.25 रुपए। तो बताओ 4 दर्जन में कितने होंगे? 12 एक दर्जन में होते हैं, तो 4 × 12 कितने होंगे? 48 केले खरीदने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो 1.25 इंटू क्या करना पड़ेगा? 48 करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था 125 को आप 48 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 8 5 40 से, और 8 दूनी 16 और 4 20 से, 8 और 2 कितना हो जाता है? 10, ठीक है। हाँ जी, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया, और 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में ये कितना आया? 500। बताइएगा वैल्यू कितनी आएगी? 0 0 0, और ये कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। 6000 तो पॉइंट हटा दीजिएगा आप 2 अंक छोड़ के, तो जी 60 पॉइंट कितना लिख दूं मैं? 00 लिख दूं। तो 60.00 का मतलब कौन से ऑप्शन में है? 60 रुपए बोल सकते हैं इसको, 60.00 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बनाते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला है कि m1d1/q1 इज इक्वल्स टू क्या लगता है? m2d2/q2, m2d2/q2। 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बनाते हैं। कितनी चटाई? 10 चटाई बनाते हैं। तो इसी प्रकार 20 चटाई 8 दिन में कितने आदमी बनाएंगे? तो m2 × 8 दिन में कितने आदमी बनाएंगे? 20 चटाई। बताओ 10 का भाग 20 में कितनी बार? 2 बार, और 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग इधर 2 बार और इधर 5 बार, और 2 से ये कितनी बार? 5 बार। 5 5 कितने? 25। कितने आदमी होंगे? 25 आदमी होंगे। तो m2 का वैल्यू कितना आएगा? 25 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, कि राम मजदूरी करता है, प्रतिदिन वह 27.75 रुपए कमाता है और 9.35 रुपए दैनिक कार्यों में खर्च कर देता है। तो उसकी 30 दिन की बचत ज्ञात करो। प्रतिदिन की बचत कितनी होगी? ठीक है, तो मैं कह देता हूं प्रतिदिन की जो बचत है वो कितनी होगी? प्रतिदिन की बचत होगी 27.75 में से आप इसका खर्चा घटा लीजिएगा 9.35। बताओ घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 5 में से 5 0, और ये कितना आ गया? 4, और ये 9 घटाया तो कितना बचा? 18.40। 30 दिन का निकालना है तो 18.40 को किससे गुणा कर दो? 30 से गुणा कर दो। बताओ गुणा करूंगा तो 2 तो 0 उतर जाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और 8 3 24 और 1 25 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 552 ये हो गया 00, 2 0 बाद में दशमलव लगा दूं तो बताओ 552 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? जो कि थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है शिक्षण का उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य इसके पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद में कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, तो कौन सा उद्देश्य होता है? शिक्षण का उद्देश्य। बिना पढ़ाए आप शिक्षण उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दल शिक्षण की प्रक्रिया से कौन संबंधित है? बच्चों को 3 से 4 समूह में विचार व चिंतन करने के लिए बैठा दिया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों को छोटी छोटी टोलियों में बांट दिया जाता है जिनके साथ शिक्षक परिचर्चा करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों की छोटी छोटी टोलियां अलग अलग अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है। शिक्षकों की टीम होती है जिसमें एक शिक्षक पढ़ाया जाता है और जबकि अन्य शिक्षक कक्षा में अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें देखिएगा जो सेकंड और फोर्थ है वो तो क्या है? राइट है, और थर्ड और फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा संबंधित होगा इससे? सेकंड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा?
फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो 112 में आपका आंसर कितना आएगा, सॉरी ये कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिएगा शब्द मैथमेटिक्स ग्रीक शब्द है, मैथमेटा सा बना है जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। मैथमेटा शब्द का बिल्कुल अर्थ क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है कि विश्व गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है, जबकि इस दिन का संबंध के मान में छिपा हुआ है, कि ठीक है, के मान में छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 14 मार्च। विश्व गणित दिवस की बात करिए भाई, ध्यान रखना, विश्व गणित दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ जिस पर व्यक्तिगत रुचि अरुचि रुचि का प्रभाव न पड़े। बिल्कुल सही बात है ये बात तो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सार्वभौमिक एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है होना सभी के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है, ठीक है। यह अधिगम के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें कौशल, पूर्व ज्ञान और अनुप्रयोग नहीं आएगा, ठीक है। कौशल प्राप्ति इसमें नहीं होती है, इसमें सिर्फ अवबोध की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, गणित को कहा जाता है, ठीक है, गणित विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं होती है। भाई ये बात आप मान सकते हो कि गणित सर विद्यार्थियों का दुश्मन होती है, लेकिन ये बात अध्ययन में नहीं शामिल होती है। शक्तिशालियों की शक्ति नहीं होती, मन की भाषा भी नहीं होती। गणित एक मन की भाषा, सांकेतिक भाषा जरूर होती है लेकिन मन की भाषा नहीं। मस्तिष्क का व्यायाम एक एक्सरसाइज होती है मस्तिष्क की, ठीक है, इसको अपन मस्तिष्क का व्यायाम बोल सकते हैं गणित को, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है गणित की, ये बताना है। गणित अलंकारित होती है, बिल्कुल नहीं होती। गणित तो एक अलंकारित अमूर्त सब्जेक्ट होता है, अलंकारित नहीं होती है। ये तार्किक है, बिल्कुल सही बात है। कठिन कहना गलत है, हम नहीं कह सकते गणित कठिन है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल ये सामान्य लोगों के लिए कैसे नहीं है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, तार्किक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, शून्य को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। देखो इसका जो भी आंसर आर्यभट्ट करेगा, जो भी इसका आंसर आर्यभट्ट करेगा उसका गलत होगा। शून्य को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गणित के संबंध में दर्शाता है, निम्न में से कौन सा कथन गणित का संबंध दर्शाता है, ठीक है। कलावरण होने की संभावना है, ठीक है, बिल्कुल कलावरण होने की संभावना है। आज का तापमान कल से अधिक है, बिल्कुल ये भी गणित की ही विशेषता होती है, गणित से ही संबंध दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कमरे में 20 लड़के व लड़कियां बैठे हैं, बिल्कुल ये भी गणित का ही संबंध दर्शाता है, गणित से ही ये उत्पन्न होता है, ठीक है। गणित का संबंध है इसके साथ में, और इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ओके। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 जो है ये आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में पूछा गया 23 जनवरी वाले में। और क्वेश्चन है कि लिंटन महोदय ने परिवार को कितने प्रकार में बांटा है, ठीक है। तो लिंटन महोदय ने मित्रों परिवार को जो है वो आपके 2 भागों में बांटा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 122 जो है वह आपके परिवार का प्रमुख आधार है। रक्त संबंध होता है, विवाह संबंध होता है, सामाजिक संबंध होता है, निर्जातीय संबंध होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो रक्त संबंध होता है वह परिवार का एक प्रमुख आधार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी विकल्प 1 आपके क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 123 जो है वह आपके सामने ये रहा कि भारत में परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार है। ये बात किसने कही थी कि भारत में जो परिवार होते हैं उनका स्वरूप अधिकांशतः संयुक्त होता है। अभी तो देखो आपको एकल देखने को मिलता है, लेकिन प्रारंभिक दौर में और 90 के दशक से पूर्व की हम बातें करें तो हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार की परंपरा अधिक मिलती है और आज भी गाँवों में संयुक्त परिवार की परंपरा मिलती है। तो ये बात इरावती कर्वे ने कही। इस 123वें क्वेश्चन का भी विकल्प आपके 1 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है 124वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके जो क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा कि संयुक्त परिवार का उदग्र स्वरूप कौन सा होता है। संयुक्त परिवार का उदग्र स्वरूप कौन सा होता है, ये आपके दिया हुआ है। 4 विकल्प हैं जिसमें एक उदग्र रेखा के सहारे कई पीढ़ी के लोग साथ रहते हैं,
जिसमें कई भाइयों के एकाकी परिवार साथ रहते हैं, 1 और 2 दोनों और कोई नहीं। देखो इसका भी विकल्प आपके एक सही होगा। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक जो पीढ़ियाँ जिस परिवार में रहती हैं या 3 पीढ़ी कम से कम उसमें रहती हैं वो संयुक्त परिवार होता है। तो उदग्र रेखा के सारे कई पीढ़ी के लोग जब एक साथ रहते हैं तो वो मित्रों आपके कौन सा परिवार होता है? संयुक्त परिवार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला विकल्प सही है 124 का। तो देखो 121 का 1, 122 का 1, 123 का 1 और 124 का भी 1 आपके क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 125 है, दी मदर्स के लेखक कौन है? तो दी मदर्स नामक जो पुस्तक है वो आपके ब्रिफॉल्ट ने लिखी। किसने लिखी? ब्रिफॉल्ट ने लिखी। तो यहां भी विकल्प आपके एक सही होगा। परिवार उत्पत्ति का एकल विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परिवार उत्पत्ति का एकल विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 126वें क्वेश्चन का भी पहला विकल्प सही होगा, वेस्टरमार्क ने किया। किसने किया मित्रों? तो यह आपके वेस्टरमार्क ने किया। यह आपको ध्यान में रखना है। तो पहला विकल्प 126 क्वेश्चन का भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 जो है वो ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा कि बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। इन चारों विकल्प 12 जून, 14 जून, 9 जून और 1 जून। तो इसका भी पहला विकल्प सही होगा कि कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 128 है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, इसको लेकर आपके क्वेश्चन बनता रहता है, पूछा भी जाता है कि कब इसकी जो है वो की गई। तो 1994 में की गई। कब की गई मित्रों? तो ये ध्यान में रखना, 1994 में की गई। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत में कानूनी रूप से ड्रंक किसे कहा जाता है? कि भाई ड्रंक जो होता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो कानूनी रूप से किसे कहा जाता है? कि रक्त में 0.1% शराब की जब मात्रा मिले, रक्त में 0.1% जब शराब की मात्रा मिलती है तो उसे कानूनी रूप से क्या कहा जाता है? ड्रंक कहा जाता है। तो 129वें क्वेश्चन का भी पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 जो है वह आपके COTPA की धारा जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया गया है। ठीक है ना? कि COTPA की धारा कौन सी है जिसमें धूम्रपान को निषेध किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आपके विकल्प सही होगा वो होगा धारा 4। मतलब पहला विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही होगा। ठीक है ना? अधिकांशतः जितने भी विकल्प हैं उनमें पहला विकल्प है और ये भी इसका क्या निकला? सही निकला। फिर देश का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? तो वो गारीफेमा को किया गया। तो 131वें क्वेश्चन का भी पहला विकल्प मित्रों क्या होगा? सही होगा। वहीं 132वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जाता रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी कहाँ पर है? वियना में। तो 132वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो 2 सही होगा मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन है 133, ये रहा स्क्रीन पर कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों के छुटकारे के लिए कितने तरह के केंद्र बनाए गए हैं? मित्रों चारों विकल्प आपके सामने हैं। परामर्श केंद्र, विवेचन केंद्र, उत्तर सेवा केंद्र और उपयुक्त सभी, ये चारों विकल्प आपके दिए गए हैं। तो यहां पर ये चारों विकल्प आपके सही होंगे। तो 133वें क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो आपके 4 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके राजस्थान में शराब सेवन की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है शराब का जो सेवन है वो बच्चों के बीच में बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी के बीच में बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमारी सरकार ने कानून बनाकर एक न्यूनतम आयु निर्धारित की है और इस समय जो न्यूनतम आयु वो कितनी है? 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। 18 वर्ष से कोई कम यदि इस तरह का सेवन करता है तो उसे दोषी माना जाता है। ठीक है ना? फिर आपके क्वेश्चन 135 कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? कि महिलाओं व बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान जो है वो आपके किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का विकल्प 1 सही है। कौन सा विकल्प सही है? पहला सही है कि अनुच्छेद 15 जो है उसमें महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है उसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 136 कि जीवों का सर्वप्रथम वर्गीकरण उनके आवास आदि के आधार पर किसने किया?
जीवों का सर्वप्रथम वर्गीकरण उनके आवास आदि के आधार पर किसने किया? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और लेमार्क। ये चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही जो आंसर होगा वह होगा अरस्तु होगा। ठीक है ना। तो 136वें क्वेश्चन का भी पहला विकल्प ठीक है मित्रों। कौन सा विकल्प ठीक है? पहला वाला विकल्प ठीक है मेरे प्यारों। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति वर्तमान में संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति वर्तमान में संसद में जो है वो 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर 3 सही होगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद में 137वां क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के आम चुनावों में कितनी महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन जो है हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया है और इसका चौथा विकल्प ठीक होगा कि 78 महिलाएं जो हैं वो लोकसभा के चुनावों में क्या करके आई हैं? जीतकर आई हैं। ठीक है। फिर है लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 99, 100, 85, 103। तो इसका उल्लेख आपके 100 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो ये ध्यान में रखना कि अनुच्छेद में है तो वह 100वां जो अनुच्छेद है उसमें इसका क्या है? उल्लेख है। तो 139वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 सही होगा मित्रों। कौन सा सही होगा? 2 सही होगा। 140वां क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा वर्ग का जंतु है। 4 विकल्प है आपके सामने, जोंक, घरेलू मक्खी, फीता कृमि, तारा मछली। ये चारों विकल्प आपके सामने दिए हैं और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वह होगा घरेलू मक्खी, मतलब कि तीसरा विकल्प इसका सही होगा। 140वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके सही होगा मित्रों। ठीक है ना। ऐसे ही फिर है आपके दिनाम पद्धति के जनक कौन है? दिनाम पद्धति के जनक कौन है? 4 विकल्प है आपके सामने, अरस्तु, कैरोलस, लीनियस, थियोफ्रेस्टस और हिप्पोक्रेटस, जिसने दिनाम पद्धति दी। और इसका जनक जो है वो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। विकल्प नंबर 2 सही होगा। इसका मतलब 141वें क्वेश्चन का विकल्प 2 सही है। देखो 139 का 2, 140 का 3 और 141वें क्वेश्चन का भी दूसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन है 142वां कि लाइकेन की सहजीविता होती है। कि लाइकेन की सहजीविता होती है शैवाल व कवक के बीच, कवक व जीवाणु के बीच, शैवाल व पादप के बीच और जंतु व पादप के बीच। ये चारों विकल्प आपके दिए हैं। तो यहां पर पहला विकल्प सही होगा कि शैवाल व कवक के बीच लाइकेन की क्या होती है? सहजीविता होती है। फिर आपके क्वेश्चन है कि पंच जगत प्रणाली अवधारणा प्रस्तुत की। कि पंच जगत प्रणाली अवधारणा किसने प्रस्तुत की? R.H. व्हिटेकर, इसके बाद अरस्तु, कैरोलस लीनियस, इनमें से कोई नहीं। ये चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो प्रणाली है वो R.H. व्हिटेकर के द्वारा क्या की गई? प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपके सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ठीक है। तो सूर्य के आप जानते हैं क्रम से ग्रहों की बात करें 8 ग्रह हैं। पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। तो सबसे पास जो ग्रह हुआ वो कौन सा? वो बुध हुआ। और 144वें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके मित्रों क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है ना। दूसरी बात, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके 145 कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। ठीक है ना। कि वह किला कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? आमेर का किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला और जूनागढ़ का किला। तो यहां इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो 3 होगा कि नाहरगढ़ का किला जो है इसमें आपके 9 महल स्थित हैं। कितने महल है? 9 महल है। फिर आपके कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन रहा है? कि जिसने कुंभलगढ़ किले का आपके क्या किया था? निर्माण किया था। 146 क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है और इसका विकल्प 2 सही होगा कि मंडन। कौन, किसने किया? मंडन जो है इसका एक प्रमुख वास्तुकार रहा है। 146वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2, 145 का विकल्प नंबर 3। मतलब 9 महल जो है वो नाहरगढ़ के किले में है और कुंभलगढ़ के किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है? मंडन है। ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन है 147 कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। कि ये मानव ने नहीं बनाए, प्रेतों के द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है ना, रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी द जंगल बुक, जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किस दुर्ग महल के बारे में कहा था? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का विकल्प आपके 2 सही होगा कि बूंदी दुर्ग के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? तो ये ध्यान में रखना, रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी दुर्ग के लिए कहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके 148वें नंबर का क्वेश्चन जो है
वह आपके सुमेलित नहीं है। कि इनमें से कौन सा दुर्ग सुमेलित नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। देखो औदक दुर्ग जिसके चारों ओर जल होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है, औदक दुर्ग होते हैं। सैन्य दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना की जाती है, बिल्कुल ठीक है। धानवन दुर्ग या धान्यन दुर्ग जो है ये मरुभूमि में बना होता है, लेकिन मेवास दुर्ग सूरवीर व सहयोगी रहते हैं, ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो 148वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प क्या होगा, ठीक होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 149 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो ये जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। 149वें क्वेश्चन का भी विकल्प आपके 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 ये अंतिम आपके प्रश्न है इस पेपर का 23 जनवरी जो 2021 को आयोजित किया गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत अच्छा प्रश्न आपके पूछा गया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो 150वें क्वेश्चन का भी पहला विकल्प आपके क्या होगा, ठीक होगा। इसी तरीके से हम हर टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन जो है वो आपके बीच लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आंसर की जो है हम आपको उपलब्ध कराते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, कि ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, क्योंकि अभी लहरों ने उठने की ठानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, क्योंकि अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। मित्रों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जागिएगा, उठो और जागो। विवेकानंद के उस सिद्धांत को अपनाइएगा और यही समय है जब आप जीवन में क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके बीच इस तरह की जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन है वो लेकर उपस्थित होते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद।